वापस रिपीट कर देता हूँ चीजें। 1.6 सेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं। इस डेरिवेशन में हमको एक वायर की r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। गॉस ने कहा था कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, आपकी गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होनी जरूरी है। तो देख सकते हो मेरी ये गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास हो रही है, ये मैंने पहली उसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दूसरी, गॉसियन सरफेसेस हमेशा क्लोज्ड होनी चाहिए। तो क्या मैंने मेरी सरफेस क्लोज बनाई है? यस, वो कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी। एक पॉइंट मैंने बताया था, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो आपको ऐसी गॉसियन सरफेस चूज करनी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या तो पैरेलल हो जाए या वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए। मैं पेज बताऊं तो वो पेज ये वाला होगा जो आपको मैंने वीडियो में बताया था। गॉसियन सरफेसेस के डूज एंड डोंट्स, कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड। फिर द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द गॉसियन सरफेस। हो गई ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर। अब आप देखो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है? तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स, और इस पार्ट का क्या एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ही जा रहा होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या मेरा ये एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर है? यस। तो इस कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। हो गए पैरेलल। अच्छा, दो सर्कुलर एंड्स भी है, टॉप पे एंड बॉटम में। इन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी रेडियली आउटवर्ड्स, पर ऊपर एरिया वेक्टर तो इस वक्त परपेंडिकुलर बनाने जाऊंगा तो ऊपर बनाना पड़ेगा। तो आप देखो यहां पे थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना बन रहा है? 90 डिग्री। नीचे कितना बन रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की बाहर की तरफ जा रही है एंड एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। तो यहां पर भी थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो मेरी गॉसियन सरफेस के जो थर्ड पॉइंट था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं वो भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, उससे आपकी लाइफ कैसे इजी हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और क्लियर है तो थम्स अप तो ऑलवेज आप ही के हाथ में है। ठीक है, गुड। फोर्थ पॉइंट जो मैंने बताया था वो क्या था? सोर्स चार्ज जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करना चाहते हो, सोर्स चार्ज मस्ट बी सिमेट्रिक टू द गॉसियन सरफेस। सिमेट्रिक टू द गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है? देखो, क्या जितना आर यहां पर है उतना ही आर इधर भी होगा अगर मैंने बीच में ही मेरा बनाया है वायर को? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकल के आएगी एग्जैक्टली सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा, क्योंकि सब आर डिस्टेंस सेम है। तो अगर पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई तो मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाऊंगा ये बोल के कि वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस पर तो सेम ही है ना सब जगह, क्योंकि हर डिस्टेंस आ रही है आर 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 वायर से। तो देखो, ये मेरा वायर, इधर आर डिस्टेंस जाओ या इधर आर डिस्टेंस जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही मिलेगा दोनों साइड। तो वो फोर्थ पॉइंट का मीनिंग ये निकल के आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी गॉसियन सरफेसेस लेनी है जिनका एरिया आपको बचपन में ही सिखा दिया गया। गॉसियन सरफेस ऑफ नोन एरिया शुड बी टेकन। क्यों? वो भी पता लगेगा। क्या सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है? 2πRL, यही होता था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πRL। मुझे ऑलरेडी पता है, तो जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लूंगा। तो बेसिकली जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है वो एक स्मार्ट गॉसियन सरफेस, ऐसी जिससे लाइफ हो जाएगी इजी। चले आगे।
एक डेरिवेशन में कंसिडरेशन लिखवा रहा हूं, बाकी सबके सिमिलर से ही होंगे, तो लिखो कॉपी में। वैसे नोट्स में दिया है पर फिर भी लिख लो इस वाले पार्ट। लेट अस कंसिडर, वीडियोस ऑन कीजिए जिसके ऑफ आ रहे हैं। एंड राशि, आपका नाम मुझे नेजल मैम ने दिया था कि आप अटेंडेंस में शायद एब्सेंट चल रहे थे। आई डोंट नो क्या चल रहा है, आप फिजिक्स में तो आ रहे थे, तो एक बार मुझसे बात करना। मैम ने बोला है कि भाई वो 2 क्लास में शायद एब्सेंट चली है, समथिंग कुछ किसी सब्जेक्ट में, तो हम वो भी ट्रैकिंग कर रहे हैं। जो रेगुलर बेसिस पे एब्सेंट है उनके भी कॉल लगने हैं। So let us consider an infinitely long charged wire. Let us consider an infinitely long charged wire having linear charge density lambda, having linear charge density lambda, which is q by l. साइड में लिख दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू q by l. याद है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर है। फुल स्टॉप. Now consider a point. Now consider a point P. Now consider a point P at a distance r from the wire. At a distance r from the wire. At a distance r from the wire, at which electric field is to be calculated. At which electric field is to be calculated. Full stop. Let us take a cylindrical Gaussian surface. Let us take a cylindrical Gaussian surface of radius r and length l. Radius r and length l. लिख लिया सबने? डन. ओके, अब लिखते हैं नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रल of electric field over a closed Gaussian surface is equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed within that surface. यही था ना? हमारी गॉसियन सरफेस जो क्लोज सरफेस ली हो कैसी? सिलेंड्रिकल. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिलेंडर. अब इस सिलेंडर को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा. एक आप देख सकते हो अरे यार ये बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है. एक सर्कुलर एंड्स, एक एंड ऊपर है, एक सर्कुलर एंड नीचे है. तो 2 सर्कुलर एंड हो गए और एक हो जाएगा कर्व्ड सरफेस, ये वाला कर्व्ड पोर्शन. तो इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं इंटीग्रेशन E डॉट dA कर्व्ड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन E डॉट dA सर्कुलर एंड्स. मैंने अपने LHS वाले पार्ट को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, सर्कुलर एंड के लिए अलग, कर्व्ड सरफेस के लिए अलग. अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो इक्वेशन नंबर 1 से मैं निकाल सकता हूं. तो लैम्डा एल लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू एल. अगर लैम्डा होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल.
यस यश। Sir, in this last step, you wrote curved surface plus circular surface end. So, sir, won't it be 2 into circular ends? यस, आप उसको 2 भी कर सकते हो, इवेंचुअली उसका आंसर 0 आना है। Okay, sir. Okay. अब आप देखो लाइफ कैसे इजी हुई। सबसे पहले वी ऑल नो दैट कि भाई डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस आता है, तो ई ए कॉस थीटा लगता है, और वो थीटा किसके बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आप ध्यान से देखो तो मेरा सर्कुलर एंड 1 है और जो सर्कुलर एंड 2, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरे पार्ट का आंसर क्या आएगा? 0। कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा इन सर्कुलर एंड से। और इधर क्या लिख दूंगा मैं? ई डी ए कॉस, कर्व्ड सरफेस पे कॉस कितना बन रहा है? 0 डिग्री। ये स्टेप सबको क्लियर? अब दूसरा फायदा देखो, मैंने जान करके सेंटर में रखा है वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी कर्व्ड सरफेस पर लेफ्ट साइड देखो या राइट साइड मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी। अगर वो सेम रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगी? बाहर। और cos 0 कितना हो गया? 1। तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ dA। जो जो चीजें मैंने लिखी और बात की थी वो सब काम आ रही है। एक पॉइंट मैंने ये बताया था लास्ट वाला, ऐसी ही गॉसियन सरफेस लेनी जिसका एरिया आपको पहले से ही पता। अब आप समझो, यहां पर मैंने डीए लिखा है, मतलब यहां पर एक छोटा सा एरिया में कंसीडर कर रहा था डीए, बट अगर मैं ऐसे बहुत सारे डीए 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 लूंगा तो ये पूरी की पूरी बनेगी क्या? कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर ही बनेगा। तो ऐसे छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, जो मुझे बचपन में ही सिखा दिया गया है। तो मुझे इस पूरे पार्ट को रिप्लेस किससे कर देना है? 2πr l। खत्म। मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ डीए करूंगा तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ही मिलेगा, जो मुझे पहले से पता था। तो ये जान करके हमने ऐसी सरफेस ली थी जिसका एरिया हम जानते थे। समझ आया? खत्म डेरिवेशन, एल से एल काट दो। इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बना दिया, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बट कहीं कहीं पे ऐसा, अच्छा मैं स्पेशली गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में जहां जहां पर भी हमने केसी यूज किया था, याद है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, आपको केसी की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ही लिखना है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में सब जगह वही लिखा होता है। आप जब डेरिवेशन देखोगे नोट्स में तो वो उधर केसी वर्ड कम दिखेगा आपको, केसी की जगह वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ही छोड़ दे। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूं, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, कोई भी करेगा नहीं, करना नहीं कॉपी में मेन डेरिवेशन। अगर मैं करूं तो ये क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा ऊपर और नीचे 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा बन जाएगा। अब आप देख सकते हो करने का रीजन क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? केसी। तो 2 केसी लैम्डा बाय आर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड, जो आपको नोट्स में भी दिख रहा हो। तो जिसके नोट्स में जहां पे जैसा छोड़ा है उसको वैसा ही वहां पे छोड़ देना। समझ आई? तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी गॉसेस लॉ की हेल्प से हमने इजीली फाइंड आउट कर ली, बिना इंटीग्रेशन और वेक्टर्स के झमेले में पड़ के। वेक्टर्स कब एलिमिनेट हो गए? जब मैंने जान करके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 या 1 रखा, 0 या 90, तो या तो वो पूरा पास होगा फ्लक्स या बिल्कुल पास नहीं होगा। और
सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस रखने का फायदा क्या होता है? चीजें कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाती है। और नॉन सरफेस एरिया होने का फायदा क्या होता है? निकालना नहीं पड़ता, ऑलरेडी फॉर्मूला पता होता है। किसी को किसी पर्टिकुलर स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलूं जो मोस्टली ऐसा ही हो। डन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to uniformly charged infinite प्लेन शीट। मतलब जो अब वायर की जगह क्या ले ली गई है? एक शीट। सो सभी पहले डायग्राम बना लो। एक शीट है जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस है। और चाहते क्या है हम? इस शीट से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। आर डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना। रूल कहता है जिस पॉइंट पर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, अगर ये पी पॉइंट है मेरा, तो आपकी गॉसियन सरफेस उससे ही पास होनी चाहिए। तो वापस से हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमने हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली इधर। जितना आर डिस्टेंस उधर गए थे उतना ही आर डिस्टेंस इधर भी आ गए। डन। अब आप देखो, इधर भी फायदा वही होगा। ये है हमारा सर्कुलर एंड 1, ये है हमारा सर्कुलर एंड 2, और ये हमारी कर्व्ड सरफेस 3। अगर मैं सर्कुलर एंड 1 पे देखूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड्स इधर होगी। इस पॉइंट पे वो फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स इधर होगी। सही है। सर्कुलर एंड 1 का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसा होगा। इस सर्कुलर एंड का एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसा होगा। और कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा होगा। रूल सिंपल है भाई, सरफेस से 90 डिग्री पे लाइन बनानी होती है एरिया वेक्टर की। तो मैंने तीनों सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन बना दी। बट इस सरफेस पे जो सर्कुलर एंड एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। तब आप देखो, यहां पर थीटा 0 डिग्री बन गया, ई और ए के बीच में यहां पे थीटा 0 डिग्री बन गया, ई और ए के बीच में, और यहां पे थीटा 90 डिग्री बन गया। तो हम जो चाहते थे कि 0 या 90 रहे, वो तो काम हो गया हमारा। सिमेट्रिकल है गॉसियन सरफेस, शीट से राइट साइड में जितनी उतनी लेफ्ट साइड में भी है।
तो दोनों ही r डिस्टेंस पर फील्ड सेम रहेगा। लिखो इसका भी कंसिडरेशन, सेम ही है, वैसा ही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, लिख लो। लेट अस कंसिडर a thin infinite plane sheet let us consider a thin infinite plane sheet। आर्य लिखना है, हर चीजें वीडियो से देख के करेगा तो साल बीत जाएंगे। जब मैं कोई चीज क्लास में करवा रहा हूं तो सोचो खुद करने बैठोगे कितना टाइम लगेगा। Let us consider a thin infinite plane sheet having uniform surface charge density sigma, having uniform surface charge density sigma, और उसका फॉर्मूला लिख दो साइड में, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद लिखवाया था मैंने, कंसिडर अ पॉइंट पी, consider a point P at a distance r from the sheet, consider a point P at a distance r from the sheet at which electric field is to be calculated, at which electric field is to be calculated, full stop। Let us take a cylindrical Gaussian surface, let us take a cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area A, let us take a cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area A and length 2r, and length 2r। दिख रहा है डायग्राम में, एक साइड r दूसरी साइड r, सिलेंडर की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2r। So let us take a cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area A and length 2r। All right, now लिखो वीडियो लेक्चर जो मैं दे रहा हूं वो इसलिए मेरे पास रखे हुए हैं कि मेरे को कभी लगेगा नहीं क्लास में ध्यान नहीं देते थे तो मैं देना भी बंद कर सकता हूँ वो चीज, तो वो मेरे हाथ में है। तो हर बार मांगोगे और मिल जाएगी सबको, वो जरूरी नहीं है। चलिए अब नाउ फ्रॉम गॉसेस लॉ, वापस से सरफेस इंटीग्रल E dot dA is equals to Q enclosed by epsilon naught। दिख रहा है? ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यश तूने पिछली बार वो 1-2 वाला झमेला ना पड़े, मैं तीनों की स्टेप अलग ही लिख देता हूं तेरे लिए। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये मेरा आ गया सर्कुलर एंड, सीई का मतलब क्या लिख रहा है, सर्कुलर एंड 1, दिस इज माय सर्कुलर एंड 1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये मेरा आ गया सर्कुलर एंड 2, ये वाला। अब कौन सा बच गया, कर्व सरफेस, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और ये मेरा बन गया कर्व्ड सरफेस। और इन सभी को किसके बराबर लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट?
अब बताओ कहाँ का फ्लक्स जीरो हो जाएगा और कहाँ का, सिर्फ पहले जीरो बता दो। तीन डिफरेंट सरफेसेस, सर्कुलर एंड वन, सर्कुलर एंड टू एंड कर्व सरफेस। किस सरफेस का फ्लक्स जीरो होगा और किसका फ्लक्स आपको कुछ मिलेगा? वेरी गुड यश, जय, गुड। जो आपकी कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस पे आप देखो तो थीटा इस केस में 90 बन रहा है, तो ये वाला पूरा इंटीग्रेशन कॉस 90 होके जीरो हो जाएगा, तो यहां पर जीरो आने वाला है। और यहां दोनों ही सरफेस पर सर्कुलर एंड में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री 0 डिग्री, ई और ए के बीच में। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? ई डी ए कॉस 0 विच इज 1 इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 1 प्लस 0 जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर यहां होगी उतनी आर डिस्टेंस पर उस साइड भी होगी, ये सिमेट्रिकल है। तो ई कांस्टेंट होने की वजह से क्या हुआ? बाहर आ गया, इधर से भी इधर से भी। और सर्कुलर एंड है ना ये, तो अगर इसका छोटे से पार्ट का एरिया डीए था तो पूरे पार्ट का क्या होगा? जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैंने आपको कंसीडर करवाया ए, वही निकल के आएगा। अगर इस सर्कुलर पार्ट के छोटे से पार्ट का एरिया डीए है तो पूरे का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आपको ए लिखवाया है कंसिडरेशन में। तो इस पूरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ई ए प्लस ई ए क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई ए बन जाएगा आपका 2 EA, और यहां से क्यू एनक्लोज कितना आएगा? सिग्मा इंटू ए। चार्ज क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया। तो यहां पे चार्ज एनक्लोज की जगह लिख दिया सिग्मा इंटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। तो प्लेन शीट के लिए आएगा तो ये डेरिवेशन करना रहेगा, इनफाइनाइट लाइन के लिए आया तो पहले वाला डेरिवेशन करना रहेगा। कोई डाउट किसी को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, स्टेप में? क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट वाला जो एक छोटू पार्ट दे रखा है आपको, वो आप मान सकते हो कि इस डेरिवेशन का एप्लीकेशन, इस पर्टिकुलर डेरिवेशन का, मतलब वो डेरिवेशन की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है। जो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके नोट्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेन शीट, ये एक टाइप का न्यूमेरिकल ही जो आपके शीट में भी दे रखा है अलग तरीके से। तो इसको डेरिवेशन की तरह याद ना रख के जो स्टेप्स में सिखाओ उसको समझना कि थोड़े बहुत चेंजेस हो तो आप खुद से भी कर पाओ। तो अगर एक शीट हो, उस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, एक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? शीट इनफाइनेटली प्लेन शीट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मत भूल जाइएगा, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चलिए न्यू पेज। समझ में आ रही है ना? ना आए तो पूछ लेना, स्लो ही जा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ सो दैट आपको, अब ये है कि जिसने विद इन 2 days 1 day इसको रिवाइज कर लिया उसको तो याद रह जाएगा, जिसने क्लास के बाद छोड़ दिया
देखो चैप्टर 1 ऑलमोस्ट खत्म। अब आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि आपका खत्म हुआ है। तो अभी हाल अगर आपको 25 डाउट भी निकले ना तो अच्छा है, पूछ लो। चैप्टर 2, 3, 4 होने के बाद दिक्कत आएगी, क्योंकि इस इतने ही बड़े 2 भी है, इतना ही बड़ा 3 है, इतना ही बड़ा 4 है। पहले 4 चैप्टर फिजिक्स के सबसे बड़े, उसके बाद चीजें हो जाएगी फास्ट, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर होंगे। आपको लगेगा फास्ट चले, फास्ट नहीं चल रही है, अरे छोटा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो तब चीजें पकड़ में नहीं आती। इसलिए बोल रहा हूं लग जाना अभी हाल ही। चलिए, यहां पे आपको क्या दिया गया है, कंसिडर करो 2 शीट्स है। अभी मैंने आपको एक शीट बताई थी और उसका साइड से दिखाया था, तो आपको वो चार्जेस दिख रहे थे ऐसे। पर अगर ऐसा कर दूं तो फिर तो लाइन ही दिखेगी सिर्फ शीट की जगह, है ना। अगर मैं स्केल ऐसी रखूंगा तो पूरी दिखती है, बट ऐसी रखूंगा तो सिर्फ आपको लाइन दिख रही। तो ये लाइन नहीं है, ये वही शीट है जिस पहली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ली गई है और दूसरी शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। क्लियर। अब मैं क्यों बोल रहा हूं इसको डेरिवेशन की तरह लर्न मत करना। मैं चाहूं तो इसको 2 सिग्मा भी बना सकता हूं, इसको 3 सिग्मा भी बना सकता हूं। तो अगर मैं सिग्मा कंसिडर कर रहा हूं तो चलो 2 सिग्मा पर क्या होगा वो डेरिवेशन के एंड में बताऊंगा। बट एक चीज तो क्लियर है कि अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अभी डिराइव किया एक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस सिग्मा मत लीजिएगा। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के साइन कंसिडर नहीं होते, वो डायरेक्शन में हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर, ये 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। ये 3 रीजन में नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, लेफ्ट साइड, बिटवीन दी प्लेट्स एंड राइट साइड। मैं एक करूंगा, 2 आप खुद करेंगे अभी हाथ। अब मैं पूछूंगा किसी से, आर्य इस पेज की बात कर रहा है और प्रीवियस। दिख रहा है सब। ये लीजिए, जिसको इस पेज की जरूरत है एक बार देख लो। ओके, अब रूल वही है जो पहले यूज किया था। अगर मुझे पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे मतलब पॉजिटिव शीट बोलूंगा इस केस में, और इसी पॉइंट पे अगर इस नेगेटिव की फील्ड बतानी हो शीट की तो उसके टूवर्ड्स जाएगी। अब ये तो समझ में आने लग चुका होगा, पॉजिटिव की उससे दूर, नेगेटिव की उसकी तरफ, टूवर्ड्स और अवे। पॉजिटिव की अवे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसको 1 नाम दिया है, उसी पॉइंट पर दोनों प्लेट की फील्ड लाइंस फील्ड के डायरेक्शन रिप्रेजेंट किए, पॉजिटिव की उससे दूर जाते हुए, नेगेटिव की शीट के तरफ जाते हुए। सो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली। अब देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा फील्ड का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई कैप। इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन वाइज इस तरफ जा रही है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूं तो माइनस आई कैप लिख सकता हूं, प्लस इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन आई कैप। ये माइनस यहां नहीं लिखना है, बस खत्म। आंसर कितना आ गया, 0। सब कुछ कैंसिल आउट। इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 0।
यस विश्वा। सर माइनस आई कैप क्यों आया पता नहीं चला। ये वाली फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इफ दिस इज एक्स एक्सिस तो ये माइनस एक्स एक्सिस होगी, हाँ तो ओके ये वाले की माइनस आई कैप लिख दिया, इसके लिए प्लस आई कैप लिख दिया। यस सर। चलो बीच वाले रीजन का भी मैं करवा देता हूं, थर्ड वाला आप करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट जैसा ही होगा। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होगी वो उससे दूर जानी चाहिए, तो ये E ड्यू टू पॉजिटिव शीट सही है, उससे दूर जा रही है। और उसी पॉइंट पर अगर मैं नेगेटिव का देखूं तो नेगेटिव की उसकी तरफ जानी चाहिए, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई सेंटर में। तो अगर रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव शीट, जिसको क्लिक हो चुका हो कि मैं क्या कर रहा हूं, अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वो शीट इधर देखे बिना खुद से कर डाल कॉपी में और फिर क्रॉस चेक करना। इजी, गुड जयवर्तिका गुड। तो याद रखिएगा चैप्टर 2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने वाले, उधर ये वाला एक डेरिवेशन वापस से रिपीट होगा। मैं बोलूंगा चैप्टर 1 में किया था कि दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कब? जब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी दी गई हो, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। बट अगर मैं यहां पर देखो, अगर मैंने इसकी प्लस सिग्मा मानी थी तो फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मानू ही 2 सिग्मा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी 3 सिग्मा में सरफेस चार्ज डेंसिटी मानू तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा। अगर -4 मानू तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा। बेसिकली सिर्फ अगर ऊपर की वैल्यू चेंज कर दी उन्होंने, प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कंफ्यूज करने के लिए सिग्मा की जगह बोल दे ट्वाइस लेना है, तो फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसमें ऊपर 2 सिग्मा आने लग जाएगा, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट। तो रट्टा मत मारना कि हमेशा लेफ्ट साइड पे 0 ही होगा, राइट साइड पे 0 इधर 0 ही होगा। नो, वो इस केस में 0 हो रहा है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज थी। बट अगर ये चार्ज डेंसिटीज के वैल्यू चेंज होंगे तो आंसर चेंज होगा। आपकी शीट का, सीबीएसई स्टूडेंट्स, आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 8 यही है। एंड गुजरात बोर्ड में अगर वो एनसीईआरटी का होगा तो मिल जाएगा, देख लेता हूं मैं। नहीं, आपके नोट्स में वो नहीं। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यस वर्तिका। सर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो रिड्यूस हो रहा है 2 पे या 1 पे, नहीं मतलब नहीं, सिग्मा की वैल्यू -1 या -2। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। जैसे हमको पूछा है कि ट्वाइस है अगर सिग्मा की वैल्यू, तो हमने वो फॉर्मूला में यस, 2 सिग्मा ले लिया, पर अगर वो रिड्यूस के फॉर्म में आया है तब, रिड्यूस की फॉर्म में मतलब? जैसे ट्वाइस दी वैल्यू ऑफ सिग्मा है हाँ तो उसमें E = 2 सिग्मा लिख दिया, ओके। और अगर वैसे ही ट्वाइस की जगह रिड्यूस्ड है तब क्या करेंगे? नहीं, रिड्यूस वर्ड नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट देंगे। एक सरफेस की चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है ये नहीं बताते, कितनी होती है वो बताई जाती है। इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, किसी की 2 सिग्मा है, किसी की 3 सिग्मा। तो रिड्यूस इंक्रीज वर्ड
नहीं यूज करेंगे, उसके लिए कुछ और डेटास देना पड़ेंगे, तो वो टेंशन मत लीजिए। अच्छा, थर्ड वाली निकाल सकते हो ना आप? एग्जैक्टली फर्स्ट वाले का सिमिलर केस होने वाला है, तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, निकालेंगे आप। अगर इस पॉइंट पर मैं पॉजिटिव की फील्ड देखता तो वो उससे दूर जानी चाहिए थी, और इस पॉइंट पे नेगेटिव की देखता तो प्लेट की तरफ आनी चाहिए थी, वापस अपोजिट हो गई। तो जो केस इधर था वैसे केस इधर होगा, सेम इधर भी आएगा थर्ड पार्ट, और आपका आंसर उसका भी 0 ही आएगा इस केस। डन? कोई किसी को दिमाग में कोई डाउट, शंका, कंसर्न सर, तो बोल सकते हो, क्या है? लास्ट डेरिवेशन करवाऊंगा, इसके बाद सिलेबस, मतलब सब्जेक्ट चैप्टर, क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर 1। उसके बाद आपका जो भी पीछे वाला पार्ट दिए वो सब एक्स्ट्रा है, वो करने का आपको जरूरत, मतलब आप असाइनमेंट शीट और वो सब करिए, पर कभी कभी कोई चीज एक्स्ट्रा दे रखी है सिर्फ देने के लिए, जैसे एग्जांपल 47, 48, 46, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पीछे। होमवर्क असाइनमेंट शीट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, तो जब आप फ्री रहे तब करें। सीबीएसई वालों को, क्योंकि अब से आपकी एग्जाम में असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी क्वेश्चंस भी आया करेंगे, तो आपकी शीट में हमने डाल दिए है, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ कुछ टफ लगेंगे। तो मैंने अभी क्योंकि मैंने खुद ने अभी देखा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डल गए हैं जो मैथ्स वालों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बायोलॉजी रिलेटेड टर्म्स। तो मैं बता दूंगा आपको, अगर आपको वो नहीं करना है तो दूसरे क्वेश्चंस दे दूंगा, पर ऐसे बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं वहां पर। चलिए, लास्ट डेरिवेशन। पिछले 10 साल अगर बोर्ड एग्जाम के पेपर देखोगे तो कम से कम 5 से 6 बार ये डेरिवेशन आया हो, और इस साल की बोर्ड एग्जाम से इस चैप्टर में से यही डेरिवेशन निकाल दिया गया, जो अभी भी लटकी हुई एग्जाम है, होगी कि नहीं होगी पता नहीं, 12th वालों की। तो उनका इस चैप्टर में से ये 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसमें सिर्फ ये ही डेरिवेशन निकाला था, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, क्योंकि बहुत बोर्ड एग्जाम में आया, बहुत सारी बोर्ड एग्जाम। तो नया पेज, नया डेरिवेशन। तीन केसेस होंगे इसके अंदर। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin spherical shell, बेसिकली एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल। जितने भी चार्जेस है वो इस स्फेरिकल शेल के ऊपर ही रह सकते हैं। इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो मैं कैपिटल आर कंसीडर कर रहा हूं। अब डेरिवेशन क्या है, आपको इस शेल की 3 डिफरेंट लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, एक इनसाइड दी शेल, एक ऑन दी शेल, और एक आउटसाइड दी शेल। अगेन रिपीट, एक शेल के अंदर इनसाइड यहां पे कहीं, एक शेल के जस्ट ऊपर ऑन दी शेल, और एक शेल के जस्ट बाहर आउटसाइड दी शेल। 3 डिफरेंट लोकेशंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने बाहर वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट, पॉइंट पी। अब रूल तो यही कहता है कि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी हो वहां पे क्या कर दो, गॉसियन सरफेस,
तो यहां पे हमारी जो गॉसियन सरफेस होगी वो हम स्फेरिकली कंसिडर कर लेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूं रेड से, वो है मेरी स्फेरिकल गॉसियन सर्कल, जो पॉइंट पी पे मैंने बना दी। और इस गॉसियन सरफेस का खुद का रेडियस कितना लिया है मैंने, स्मॉल आर, सच दैट केस 1 जो है वो केस 1 क्या बन जाएगा, व्हेन पॉइंट पी is outside the spherical shell, R is greater than capital R. Easy है। From Gauss's law, E dot dA is equal to क्या होता है, Q enclosed by epsilon naught। अब आप देखो, तो मैं गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही होगी, पॉजिटिव की, और उस पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, बाहर की तरफ ही। तो कोई भी पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा कितना ही बनने वाला है, 0 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख दूंगा E dA cos 0 डिग्री, और ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। सेंटर से मेरी गॉसियन सरफेस पे कहीं पर भी जाओ, R तो सेम ही रहने वाला है, यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ R, तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होगा, और उस कांस्टेंट होने की वजह से वो इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर। dA cos 0 हो गया 1। अब ये जो गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर करी थी उसका शेप क्या है, स्फीयर। सर्कल आपको इधर 2D में सर्कुलर दिख रही है, बट होगा कैसा, स्फीयर। तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो ऐसा मैंने तो यहां पर एक छोटू सा एरिया कंसिडर किया था डीए, पर अगर ऐसा छोटा छोटा डीए 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 जोड़ूंगा तो बनने तो स्फीयर ही वाला है। बेसिकली मैं इस पूरे पार्ट को रिप्लेस कर दूंगा स्फीयर के सरफेस एरिया से, विच इज 4π, और गॉसियन सरफेस की बात हो रही है तो स्मॉल r² इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना यहां पर मैंने ये किसका एरिया लिया है, गॉसियन सरफेस का, इसलिए रेडियस उसका आएगा। खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r², और KC Q बाय r², 1/4π एप्सिलॉन नॉट को, इस पूरे टर्म को नीचे लिख दिया मैं। देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, किसका होता था ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला डिराइव होके आया है, आपका चैप्टर का पहला फॉर्मूला था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन से चार्ज के लिए आया था, वेरी गुड वर्तिका तांशी, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो सरफेस पे चार्जेस प्रेजेंट है, उन सभी चार्जेस को आप कहां पर अज्यूम कर सकते हो, सेंटर पे, और उनकी वजह से r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो डायरेक्टली KC Q बाय r² लगा लो। अच्छा, कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला अलग टर्म्स में भी दिया होता है, तो मैं उस टर्म्स में भी डिराइव करवा देता हूं।
अब मैं इधर जा रहा हूं, मतलब ये जो रेड लाइन है ये नहीं लिखता मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ये एज इट इज 4πr²। सरफेस की चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हो तो ये क्या हो सकता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना आता पूरी सरफेस पर, सिग्मा इंटू एरिया, और सरफेस का एरिया क्या होता 4πR²। तो मैं Q को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो इस Q की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा 4πR² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4π से 4π कैंसिल, E का फॉर्मूला कितना आ गया, सिग्मा R² बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। ऐसा दिखे तो भी एक ही बात है, और ऐसा दिखे तो भी एक ही बात है। वहां पे Q का वैल्यू नहीं रखा है, यहाँ पे Q का वैल्यू रख दिया। एक जगह मैंने Q को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिख दिया, एक जगह Q को Q ही रखा हुआ है। क्लियर है? यस यश। Sir, can you explain the conclusion? कंक्लूजन मैंने ये बताया कि here the formula of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell is exactly similar to the electric field due to point charge kcq/r²। तो आप जब कभी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दी जाए तो आप इस पूरे के पूरे चार्ज को कहां पर अज्यूम कर सकते हो, इसके सेंटर पे, और जितने आर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो आप सेम फॉर्मूला kcq/r² यूज करो, निकल जाएगा। अब सरफेस की बात करते हैं, अगर मुझे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो क्या होता। मैं नए पेज पे जा रहा हूं इसलिए डायग्राम में नया बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप एक ही डायग्राम में तीनों केसेस कर सकते हो। अब देखो, अगर आपका सरफेस स्फेरिकल शेल जो है वो r रेडियस का है और आपको सरफेस के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपकी गॉसियन सरफेस कोइंसाइड ही करेगी आपके स्फेरिकल शेल के ऊपर, क्योंकि हमने सीखा है जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना होता है वहीं पर गॉसियन सरफेस बनाई जाती है। तो मेरी गॉसियन सरफेस तो अबियाल स्फीयर के ऊपर ही बनेगी। तो इस वक्त जो गॉसियन सरफेस का रेडियस लेता था वो स्मॉल r था, शेल का रेडियस कैपिटल R, और इन दिस केस वो कैसे रहेंगे, बराबर। तो केस 2 लिखिए, when point P is present on the spherical shell, सेम डेरिवेशन स्टेप्स, कुछ चेंज नहीं करूंगा, फ्रॉम गॉसेस लॉ यहां पे लिख दूंगा E.dA is equals to Q enclosed by epsilon naught। अगेन सेम चीज रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। चलो स्टेप्स दिखाने ही है, तो E.dA cos 0 डिग्री, और ये हो जाएगा Q enclosed by epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से बाहर cos 0 1, और इंटीग्रेशन यहां पे क्या बचा, dA। ये बन गया 4πr²। चार्ज को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू एरिया, उसका भी रेडियस अब 4πr² ही आएगा, सब सरफेस पर ही है। ये कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इन टर्म्स ऑफ अगर Q ही लाना था तो यहां से क्या हो जाएगा, E अगेन kcq/r²। तो जो मैंने पीछे किया था मैंने कुछ नया नहीं किया है, सेम है,
बस इस केस में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है और कुछ भी चेंज नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप। आप वही सेम कॉपी पेस्ट करोगे चल जाएगा, सिर्फ स्मॉल आर के वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी। सबसे इजी होता है अंदर वाला, इनसाइड द शेल, 0 खत्म। कैसे? अगर पॉइंट अंदर होता तो गॉसियन सरफेस अंदर बनानी पड़ती, तो केस 3 में आर जो होता वो कैपिटल आर से छोटा लेना पड़ता। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस। फील्ड नहीं होगी तो चार्ज कहां से होंगे? तो सिंस चार्ज ही अंदर नहीं है तो मेरे गॉसेस थ्योरम का आरएचएस वाला पार्ट तो 0 हो गया। देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। आरएचएस 0 तो एलएचएस भी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? जो बिकॉज क्यू एनक्लोज कितना है? 0। ये नोट्स में आपको दिया है और इसका ग्राफ भी बनाने को आता है, बहुत बार 5 नंबर में आ जाता है डेरिवेशन, तो ग्राफ भी बनाने को रहता है। तो ग्राफ किसके बीच में बनाया हो? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। अगर हमारा रेडियस कैपिटल आर है तो मेरे सरफेस के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहां पे ई का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा? 0। बट जब सरफेस पे पहुंचे हम तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ गया, kc/r², और उसके बाद जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड कम होता चला जाएगा। तो ये वाला रीजन कौन सा हुआ? व्हेन गॉसियन सरफेस का रेडियस इज ग्रेटर देन आर, आउटसाइड वाला पार्ट, ये इनसाइड वाला पार्ट, ये सरफेस वाला पार्ट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये ग्राफ भी बनाने को आता है बहुत बार। किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट है? यस आ रहे तो पूछ लो। ये है मेरा केस 1। और ये है मेरा केस 2 और 3। नोट्स में ढंग से लिखे हुए हैं, समझा मैंने दिए हैं। फैक्ट बता देता हूं सिर्फ, जो बार बार बता रहा हूं। अगर समझ भी आए हैं, इतने तो डिफिकल्ट थे नहीं कि समझना है, बट अगर आ भी गए अच्छे से तो भी आप 2-3 दिन में भूल जाओ अगर रिवाइज नहीं किया। तो बेटर है 15 मिनट निकाल के खुद से रिवाइज कर लेना, तो बाद में जब खुद से पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं मैंने खुद से पढ़ा था उसको आ गया। अभी आपने खुद से नहीं पढ़ा, अभी तो मैंने बताया है आपको। और जो कोई डाउट रहे, आपको पता है कांटेक्ट किसे करना है। सो यहां आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगली क्लास में मैं इसके कुछ आपके न्यूमेरिकल्स एक आध दो करवाना चाहूंगा। वैसे तो मैं वीडियो बनवा ही रहा हूं, पर एक आध न्यूमेरिकल 2 करवाऊंगा और चैप्टर 2 भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो प्लीज होमवर्क वाले पोर्शन पर ध्यान रखिए। चैप्टर्स अभी हाल लगभग आज कौन सा डेट हो गया है? 28। 1 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया था, तो इतना ड्यूरेशन सिर्फ इन्हीं चैप्टर में लगेगा 1, 2, 3, 4, जो 3-3 वीक में कंप्लीट हो रहे होंगे, 4 भी लग जाए कभी कभी। पर उसके बाद बहुत तेज हो जाता है क्योंकि सिलेबस छोटा होने, सब्जेक्ट चैप्टर छोटा होने लगता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, जो नहीं आ रहा है पूछ लो, समझा देंगे वापस। बट पेंडिंग मत करना, काम पाइल अप मत करना, बैकलॉग्स इकट्ठे मत करना, नहीं तो बहुत सफर करोगे आगे जाकर, और खुद करोगे, कोई और नहीं। आपके जो पढ़ रहे दोस्त उनका तो बहुत जोरदार चल रहा होगा, आप सफर करोगे तो खुद के लिए करना प्लीज। चलो बाय बाय। डाउट है तो रुक जाओ, अदरवाइज बाय बाय।